जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा में 2018 में 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। ये जो पेपर हुआ था ये पहले 2017 में हो चुका था। उसको परीक्षा को रद्द करना पड़ा था सरकार को किसी कारणवश, और फिर उसको कंडक्ट कराया गया था 9 दिसंबर 2018 को, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में। जो सेकंड सिटिंग में पेपर हुआ था, आज हम उन सवालों के बारे में बात कर रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि गणित में और विज्ञान दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर 50 सवाल पूछे जाते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल में, जिसमें से गणित के जो भी हिस्से होते हैं वो हमने आपको 2022 में जो सवाल हुआ था, 2020 मेंस में जो पेपर हुआ था, उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग 9 दिसंबर 2018 में जो पेपर सेकंड सिटिंग में हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल सक्सेस माइंड्स में। बहुत सारा प्यार मिल रहा है प्यारे बच्चे आप लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि और प्यार मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। और आज हम लोग 2018 में पूछे हुए जितने भी विगत बेहतरीन अप्रोच जो मैथ्स में हो सकते हैं, आज हम उसकी बात कर रहे होंगे। तो 2018 बिहार एसएससी में, और सच बात है ये, इससे बाहर कुछ भी नहीं, इतना संपूर्ण है गणित में। मतलब आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं गणित में तो एकदम बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इतना क्वेश्चन के पैटर्न के जो सवाल आ रहे हैं लगातार बिहार एसएससी में, इस बार भी उसी पैटर्न पे सवाल होगा। तो जिस पैटर्न को हम लोग आपको करवा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो मैथ्स में हो, चाहे वो जीएस में हो, उस पैटर्न को प्यारे बच्चे फॉलो करें। और जहां से सवाल पूछा जा रहा है, जिस चैप्टर से सवाल पूछा जा रहा है, उस पर ज्यादा दिमाग लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आज हम लोग आगे की बात करते हैं और सवाल देखते हैं। देखिए, बिहार एसएससी पीटी में 9 दिसंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सवाल क्या है, पढ़ेंगे। सवाल अच्छे से पढ़ेंगे प्यारे बच्चे। क्या है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है, 216 है। पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:8 है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या है वो हमें बताइए। चलिए बहुत अच्छा, सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। यहाँ पे दो बातें बताए गए, पहली संख्या एवं तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या का जिक्र यहाँ भी है, दूसरी एवं तीसरी संख्या का जिक्र यहाँ भी है। यानी तीसरी संख्या को एक बार कनेक्ट किया गया है पहली संख्या से, और तीसरी संख्या को ही कनेक्ट किया गया है दूसरी संख्या। तो जो दोनों में कॉमन है उसको हम बीच में लिखेंगे, यानी तीसरी संख्या है ना, तीसरी संख्या। और पहली संख्या इससे पहले लिखेंगे, दूसरी संख्या इसके बाद लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है, इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। आगे सवाल में हम देख पा रहे हैं कि पहली संख्या एवं तीसरी संख्या 4:8 है। ये 4 लिख देंगे पहली संख्या के सामने, 8 लिख देंगे तीसरी संख्या, है ना। जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी का पहले इस्तेमाल किया, यानी जो 3 है वो दूसरी संख्या के लिए है और जो 4 है वो तीसरी संख्या के लिए। तो हम 4 को पहले लिखेंगे, है ना, और 3 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, 3:4 अगर पढ़ना चाहें तो। एक बात देखेंगे कि तीसरी संख्या दोनों के साथ कनेक्टेड है, यानी प्रथम संख्या के साथ भी और द्वितीय संख्या के साथ भी। तो क्या दोनों के लिए वैल्यू अलग अलग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। देखो यहाँ तो दोनों वैल्यू अलग अलग दे रखी है, यानी 8 और 4 दे रखी है। हम इस 4 को 8 बनाने की कोशिश करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई इन दोनों में ही करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो ये रेशियो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे? ये रेशियो बन जाएगा, वापस से इस रेशियो कब देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो 4 था ही, इसको 8 बना लिए हम, और 2 का 4 से मल्टीप्लाई होता है, 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो एक ही बार 8 लिख दिया। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। यानी आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि पहली तीसरी और दूसरी संख्या का कंबाइंड रेशियो कितना आ चुका, 4:8 × 6। अब सवाल पढ़िएगा वापस से, क्या लिखा है सवाल में। सवाल में लिखा है तीनों संख्याओं का योग 216 है। तीनों को ऐड करिए, 8 और 6 14, 14 और 4 18, है ना। तो 18, अगर आप चाहें तो इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, रेशियो में। देखिए कट रहा है ये, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। बहुत बढ़िया से सर, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 216, 216। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, आप 9 से इसको डिवाइड करिए, 9 दूना 18, कितना बच गया 3, 9 चौका 36, है ना। यानी एक यूनिट की वैल्यू 24 है। आपसे सवाल में क्या पूछा है प्यारे बच्चे, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या कौन है, 3।
तो हम इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 गुना 3 कितना हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ लो, तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए, कोई एक्स नहीं मानना है मेरे बच्चे, कोई एक्स नहीं मानना है दोस्त, किसी एक्स का सहारा नहीं लेना है, तब तक नहीं लेना है जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या है देखिएगा। 12 लड़कों का औसत वजन कितना है? 48 किलो है। प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन कितना है? 52 किलो है। तो शेष का औसत वजन क्या है आपसे पूछ रहा है। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, तो थोड़ा छोटा कर दिया सवाल को। क्या कर सकते हैं हम, आगे बढ़ेंगे। 12 लड़कों का औसत वजन कितना होगा, तो आप औसत वजन का मतलब ये हो गया कि एक लड़के का वजन कितना है? 48 किलो है। और ऐसे कितने लड़के हैं? आप बोलेंगे 12। अगर इस 12 को 48 में हम गुना कर दे दोस्त, तो टोटल निकल जाएगा, निकल जाएगा ना टोटल। ठीक, प्रथम 5 लड़कों का औसत वजन कितना है? 52 किलो है। इन्हीं 12 लड़कों में से पहले 5 लड़कों का अगर हम औसत वजन देखें, अगेन औसत वजन, औसत वजन का मतलब होगा एक लड़के का जो वेट है वो कितना है? 52। ऐसे कितने बच्चे हैं? तो आप बोलेंगे सर 5। तो आप क्या करो, इस 5 गुना 52 को इस टोटल 12 में से घटा दो। जिससे 12 लड़कों का औसत वजन में से अगर 5 लड़के का औसत वजन घटा दिया गया, तो कितने लड़के का औसत वजन बचा है? आप बोलेंगे सर 7। तो आपसे शेष पूछा था, तो 12 में से 5 घटाने के बाद जो 7 बचा है, उस 7 से डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो टोटल हो चुका है। 12 गुना 48 ये तो कुल हो गया, टोटल हो चुका। 5 इंटू 52 भी टोटल हो चुका है। यानी टोटल में से टोटल को माइनस करेंगे तो भैया 7 जो लड़के बचे हैं उनका टोटल आएगा। हमसे औसत पूछा इसलिए 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब आपको पहाड़ा वाड़ा बचे आना चाहिए। कैसे? 12 चौका 48 और 12 अठे 96, 576 फटाफट आना चाहिए मेरे। ठीक है, 5 गुना 50 250, 5 गुना 2 10, तो कितना हो जाएगा? 260। कितना हो जाएगा? 260। और बटे में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है सर, आगे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 0 जाएगा तो 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। 3 जो 16 बटे कितना हो जाएगा? 7। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28, कितना बच गया? 3। 7 पचे 35, 7 पचे 35, यानी 45 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, एकमात्र है ना। तो 7 पचे 35, 1 बच गया तो 7 एकम 7 और फिर 4, 7 चौका 28, यानी 45.14 पूरा पूरा आंसर आ रहा है। लेकिन इस पूरा को लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे जैसे आप डिवाइड करते जाएंगे वैसे वैसे ऑप्शन चेक करते चले जाइए। 4 सब में था, 4 के बाद 5 आया, तो 5 के बाद और 45 किसी में नहीं है, एक ही ऑप्शन में सी, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ सी को आंसर मान के आगे बढ़ जाना था। समझ पाए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 3। सवाल नंबर कितना होगा? 3, पढ़िएगा। राधा रानी से 480 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है। राधा रानी के कर्ज को 2.5 वर्ष के बाद पूरा करने के लिए कितना धन देना होगा? इसका मतलब जो राधा है वो रानी से जितना रुपया ली थी, कितना ली थी? 480, वो तो उसको देना ही पड़ेगा। और वो 480 रुपया उसने कितने साल तक रखा? 2.5 साल तक रखा। तो 2.5 साल का उसको 8% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 480 रुपये पे लगने वाला ब्याज भी देना होगा। यानी 2.5 साल के बाद वो टोटल अमाउंट लेटाएगी। अमाउंट के अंदर होता है प्रिंसिपल भी और प्लस इंटरेस्ट भी, है ना। तो भैया हमें तो प्रिंसिपल पता है कि 480 है, तो हमें क्या करना था? हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकाल के जोड़ के बता देना था, है ना। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल के जोड़ के बता देंगे। देखिए क्या है सवाल, देखिए क्या है सर। प्रिंसिपल 480 तो है ही, ये बात तो क्लियर है, हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चे? एकदम फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि कुछ है ही नहीं। पी की वैल्यू कितनी है? 480, बहुत अच्छा, इंटू आर की वैल्यू 8% है, और इंटू टी, कितने साल तक पैसा उसने रखा है? 2 1/2। क्या आप जानते हैं कि 2.1/2 को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/2 साल लिख सकते हैं? तो 5 ऊपर लिखेंगे, 2 नीचे लिखेंगे, और 100 तो नीचे फॉर्मूला में होता ही है। जानते हैं आप ये बात? ठीक है सर, आगे अगर पढ़े तो आगे क्या मिलेगा आप ध्यान से देखिए। सर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 और 2 4, 4 दूना 8, 48 दूना कितना हो गया? 96, 48 दूना 96। हमें रानी को जब 2.5 साल के बाद पैसे लौटाने के लिए जाना था, तो हम 480 रुपया जो लिए थे तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, 96 रुपया और हम इंटरेस्ट के तौर पे लौटाएंगे। तो कितना आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर 6 9 और 8 17 के साथ हाथ में बचेगा 1 4 और 1 5, 576 रुपया हमको लौटाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ गए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है सुनिएगा। सवाल लिखता है, क्या लिखता है, कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। बहुत अच्छा सवाल। कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है, यानी अगर हम 1 रुपये बैंक के अंदर जमा करते हैं और 5 साल तक रुकते हैं तो 5 साल के बाद वही 1 रुपया हमको 2 रुपया बन के मिलेगा। अगर 5 साल हम और रुक जाते हैं तो वही 2 रुपया हमें 4 रुपया बन के मिलेगा। यानी 5-5 साल तक अगर हम अमाउंट को छोड़ते चले गए तो 5-5 साल के बाद जस्ट 2 गुना हो जाएगा, ये कह रहा है। तो वही धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? आपसे पूछ रहा 8 गुना कितने साल में होगा? अगर वो 2 गुना हो रहा है 5 साल में तो 8 गुना कितने साल में होगा? तो सर 2 गुना को 8 गुना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का पावर में 3। तो सर 2 के पावर में 3 का मतलब कितने होगा? 1 पावर में 5 साल, तो 3 पावर में 15 साल। ऐसे ही सवाल दिख रहा था, है ना? लेकिन आप इस सवाल को लिख के कैसे बनाएंगे सर? तो देखिए, लिखने के लिए आपको सवाल को करना क्या था, देखिए विदाउट पेन पेपर सवाल बनता है बच्चों। सवाल में बोला है कि अगर आप 2 गुना चाहते हैं पैसा को, 2 गुना अगर आप पैसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पैसे को कितने साल छोड़ना होगा? आप कहेंगे सर 5 साल छोड़ना। लेकिन सर हमें पैसा ना 2 गुना नहीं, हमें तो पैसा कितना गुना चाहिए था? 8 गुनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है 8 गुनी चाहिए, 8 गुनी। 8 गुनी का मतलब ये है कि आप सवाल में तो ये 2 है ना, 2 को 8 कैसे बनाया गया होगा? 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 करके। तो बस कुछ नहीं करना था, आप इस 3 को ना इस 5 में गुना कर लीजिए, तो 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। 15 साल में ये पैसा क्या हो जानी है? 15 साल में ये पैसा 8 गुनी हो जानी है। समझ पाए दोस्त? ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे। जैसे अगर हम आपसे सवाल में बोले कि मेरा कोई पैसा जो है वो 3 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है? एग्जाम्पल के लिए ले रहा है ताकि आप समझ पाए इस बात को। 3 गुना पैसा हो रहा है कितने साल में? तो हम बोलेंगे सर 4 साल में। हमें पैसा 27 गुना चाहिए, 27 गुना। सर 27 गुना कैसे हो रहा है? 3 का पावर में 3, ये जो पावर तुम 3 देख रहे हो ना, इस 3 को मल्टीप्लाई कर लो 4 में, तो 3 गुना 4 कितना हो जाएगा? 27 साल। यानी 27 साल में ये पैसा कितने गुना हो जाएगा? 27 गुना। समझ पाए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 थे 12, 12 साल में, सॉरी 4 थे कितना हो जाएगा? 12 साल। 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। 12 साल में ये 27 गुना हो जाएगा। 3 गुना 4, 12 साल में 27 गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में पढ़िएगा सवाल। 65 रुपए की राशि ए, बी और सी में विभाजित किया जाता है, जिसमें ए को बी से 8 रुपए अधिक मिलता है। ए को बी से 8 रुपए अधिक मिलता है, देखिए अधिक मिल रहा है ना। बी सी से 9 रुपए अधिक पाता है, तो ए बी सी के भागों का अनुपात क्रमशः क्या होगा? ये पूछा सवाल। इसका मतलब ये है सवाल में कि भैया 65 रुपए हमारे पास थे और वो 65 रुपए हम ए बी सी में वितरित करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। सवाल में ऐसा बोला गया है कि ए जो है वो बी से 8 रुपया अधिक माता है, बी को सी से 9 रुपए अधिक दिया जाता है, और पूछ रहा है तो इस कंडीशन पे ए बी सी के जो भी पैसे दिए गए उसका अनुपात बताइए, है ना। तो सवाल बहुत, अगर एक्स वैक्स मान के बनाएंगे तो थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है ना, लेकिन सवाल बिल्कुल आसान है। देखिएगा दोस्त, हम पहले ए लिख लिए, बी लिख लिए और सी लिख लिए। सुनिएगा, ए बी और क्या लिख लिए? सी लिख लिए। सर अगर ए बी सी आप लिख लेते हैं तो सी को कितना मिल रहा है ये बात तो नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि जो बी है ना, जो ये बी है, बी जो है बी, वो सी से 9 रुपया अधिक पाता है, यानी बी को 9 रुपया अधिक मिलेगा किससे? सी से। ये बात क्लियर है? ठीक है सर। आगे सवाल में कहता है कि वो ए को ना बी से 9 रुपया अधिक मिलता है। ए को जो है, ए को बी से, देखो लिखा है ए को बी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो हम 8 रुपये अधिक मिलता है। अगर हम इसकी दोनों की कंपैरिजन सी से करना चाहते हैं तो बी की कंपेयर तो ऑलरेडी सी से है, कितने रुपए अधिक मिल रहा है? 9 रुपए। अगर हम ए की कंपेयर भी सी से करना चाहते हैं तो ए की कंपेयर सी से करने का मतलब यह है कि 9 और 8 17 रुपया इसको ज्यादा मिलता है, किससे? सी से। समझ पाए ये बात? इस सवाल में कह रहे हैं हम, ये जो इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका क्या होगा दोस्त? ये होगा ना कि सवालों को जो ज्यादा है ना, 8 रुपए 9 रुपए, इसको हम खत्म करते हैं, पूरा मामला खत्म करते हैं। हम सबको बराबर बराबर बांटते हैं। सबको बराबर बराबर बांटने के लिए ये 9 रुपया और ये 17 रुपया जो सी से कंपेयर, उसको हटाते हैं। तो टोटल पैसा कितना था? 65। 65 में से सी से बी को कितना अधिक मिल रहा था? 9, तो इस 9 को घटा दिए। सर सी से ए को कितना अधिक मिल रहा था? आप कह रहे हैं 17, तो 17 को घटा दिए।
इसका मतलब ये है कि अगर ये 9 रुपये और 17 रुपये को हटा दिया जाए जो अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो पैसा मिल रहा है वो तीनों को बराबर बराबर मिल रहा है। तीनों को बराबर बराबर मिलने के लिए हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये तरीके। अब हमको बताइए 17 और 9 कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 26, यानी 65 में से 26 घटा दो। 65 में से 26 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या मिलेगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और यहाँ कितना बच जाएगा सर, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी 39। इसका मतलब आप ये करें सर, 39 को 3 से डिवाइड करो, इसका मतलब सबको कितना मिल रहा है, 13 रुपया मिल रहा है, ये बात सही है। यानी 13 रुपया सी को भी मिल रहा है, 13 रुपया बी को भी मिल रहा है, 13 रुपया किसको मिल रहा है, ए को भी मिल रहा है, तीनों को 13 रुपया मिल रहा है। कब, जब हमने ये माना कि हम किसी को ज्यादा नहीं दे रहे, किसी को पैसा हम ज्यादा नहीं दे रहे, किसी को पैसा हम ज्यादा नहीं दे। लेकिन ये तो सच्चाई नहीं है दोस्त, सच्चाई ये है कि बी को जो सी से 9 रुपए अधिक मिले, इसका मतलब 9 रुपए हम इसमें जोड़ देंगे। जोड़ दिए दोस्त। बी को ए को बी से कितना अधिक, 8 अधिक, 8 अधिक, और ए को सी से कितना अधिक, अब बोलेंगे 17 अधिक। अगर सी को 13 मिल रहा है तो 17 रुपए इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ जी ठीक। तो 17 13 कितना हो गया, 30, 13 और 9 कितना हो गया, 22, और 13 यहाँ तो था, 13 यहाँ तो था। यही क्वेश्चन का क्या होगा बेटा, आंसर 30, 22 और 13, 30, 22 और 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इसके अरेंजमेंट को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। अगर सवाल में ए के बाद बी के बाद सी है, तो ऐसा नहीं कि 30 के बाद 13 के बाद 22, देखो एक ऑप्शन दिया है 30 13 22, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना। ए बी सी पूछा है तो ए के बाद बी ही होना चाहिए, बी के बाद सी ही। ए बी सी का मतलब 30 22 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो ये करेक्ट होगा। समझ गए दोस्त। चलिए, वरना आप क्या करेंगे, एक्स लेके बनाएंगे तो चीजें और बेकार से दिखेंगी आपको, ठीक है। ये बहुत आसान बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ नहीं किया। 65 में से जो अधिक था 9 रुपए और 17 रुपए दोनों को जोड़ के घटा दिया, आया 39। 39 को हम 3 बराबर हिस्सों में बांटना चाहते तो 13 13 करके मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। बी को सी से 9 रुपए अधिक, ए को सी से 17 रुपए अधिक, तो हमने वो जोड़ दिया और 30 12 13 क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ गए दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या है, देखिए बीच में हम बिल्कुल आपसे बात नहीं करते, आपसे जो हम कहते हैं वो पहले कहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको पसंद आ रहा है वीडियो, जरूर लाइक करिएगा दोस्त, और लोगों से शेयर भी करिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6। एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई, ठीक है। यदि वह 25 रुपये अधिक पर बेची जाती, तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो जाता, यानी 15% से बढ़कर 20% हो जा रहा है, क्या उसका लाभ प्रतिशत। तो कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करिए, आपसे सवाल में पूछ रहा है। बड़ा आसान सवाल, कुछ भी नहीं है। अरे भैया एक बात बताओ, अगर मेरा पहले लाभ कितना था, आप बोलेंगे सर 15%, अब मेरा लाभ कितना है 20%, तो लाभ प्रतिशत बढ़ा है या घटा है, आप बोलेंगे बढ़ा है। भैया बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 5%। बहुत बढ़िया सर, 5%। अगर 5% मेरा लाभ प्रतिशत में मेरा 5 बढ़ा है, तो कारण क्या है, क्योंकि हम उस सामान को जिसका दाम पहले कितना था मालूम नहीं, लेकिन अब उसके दाम में हमने 25 रुपया अधिक कर दिया। यानी ये 25 रुपया अधिक होने की वजह से इसकी परसेंट वैल्यू, जो लाभ प्रतिशत वैल्यू है, वो 15 से 20 हो। तो यानी 5% बढ़ने का यानी 25 रुपया है। बोलो हाँ है ना, बिल्कुल सर। सर 5% को 25 बनाएंगे, कितना से गुना करके, आप बोलेंगे सर 5 से मल्टीप्लाई करके। कितने, 5 से मल्टीप्लाई करके। आपसे क्या पूछा है, लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य हमेशा 100 होगा। सीपी हमेशा क्या होता है बेटा, 100% होता है। सीपी कितना होता है, 100%। अगर 5% की वैल्यू 25 दे रखी है, जो 5 गुना है, तो हमको कितना बनाना था, 100% बनाना था। तो 100 को भी 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 500। कितना हो जाएगा, 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। समझ पाए इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, पढ़िएगा। यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं, तो उसी तरह की सड़क को 30 लोगों के द्वारा 5 दिनों में कितने किलोमीटर सड़क बनाया जा सकता है। ये सवाल हमने आपको पहले भी बताया है। ये सवाल में हमने आपको क्या बताया था, इस सवाल में हमने आपको क्या बताया था, सवाल में हमने आपको बताया था, क्या बताया था दोस्त, कि जब कभी ऐसे सवाल होंगे तो आपको M1 D1 T1 E1 के हिसाब से बनाना होगा सवाल, है ना। तो आप बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 है जी, इक्वल टू M2 D2 T2 और E2 अपॉन W2। ये वर्क एंड वेजेस टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर का कंसेप्ट है। तो हम इसमें क्या जानते थे कि M का मतलब मैन होता है, D का मतलब डे, T का मतलब टाइम यानी आवर पे, E का मतलब उस व्यक्ति की एफिशिएंसी, और काम को हमेशा नीचे।
यानी काम के अलावा जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो सब ऊपर मल्टीप्लाई होगा। सिर्फ काम को पकड़ना है कि उसमें कार्य कितना किया। अगर कार्य के बारे में बात करता तो कार्य को डिनोमिनेटर में, ये पूरी कंसेप्ट हमने आपको पिछले भी मैंने बताया ना कि पैटर्न फिक्स है। तो इससे पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। जब पहली बार ये क्वेश्चन आया था तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करी थी। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे लगातार हर एक सेगमेंट के वीडियो, तो आपको ये बात पता लग गई हो। अब इसमें जरूरी नहीं कि हमको चारों का चारों इस्तेमाल करें। सवाल में क्या गिवन है, सवाल में गिवन है 15 लोग 20 दिनों में। तो 15 का मतलब हो जाएगा सर लोग, लोग का मतलब मैन, मैन है तो ऊपर। 20 दिनों का मतलब हो जाएगा डेट यानी डे, 20 दिनों का मतलब डेज हो जाएगा वो ऊपर। 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं। सड़क बनाना काम है, सड़क बनाना क्या है, काम है। तो अगर काम है तो उसको लिखेंगे नीचे कितना किलोमीटर सर, 10 किलोमीटर। कहता है इसी काम को, उसी तरह की सड़क को, इसी तरह की सड़क को, जो 10 किलोमीटर जिस तरह की सड़क बन रहा है उसी तरह के सड़क को अगर हम 30 लोगों के द्वारा बनवाए, 30 लोगों के द्वारा बनवाए, है ना, 5 दिनों में, 5 दिनों में बनवाए, 5 दिनों में बनवाए, तो पूछ रहा है कि वो कितना किलोमीटर सड़क बना सकता है। ये सवाल था मेरे, समझ पाए सर। यहां देखिएगा 15 से 2 बार में 30 है जी सर। 1 0 गायब हो गया सर। ये 2 से ये 2 कट गया सर। इधर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा। x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और इस साइड में क्या बचा हुआ, 5। यानी अगर 30 लोगों के द्वारा 5 दिन तक हम काम कराएं तो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर का सड़क बना सकते हैं। और आपसे यही पूछा था कि कितने किलोमीटर का सड़क बना सकते हैं 30 लोगों के द्वारा 5 दिनों में। तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर का सड़क बना सकते हैं। समझ पाए दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलो समझ पाए नहीं समझ पाए? आगे सवाल में क्या है देखिए। सवाल में कहता है नीचे दी गई संख्या का मूल्य ज्ञात करिए, यानी वैल्यू बतानी है आपको। क्या बतानी है? वैल्यू बतानी। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर गिवन बिलो। ठीक है सर। सर ये सवाल ना 1.5 1.5 1.5 है, यानी अगर हम 1.5 को a मान लें, दूसरा कौन सा नंबर दिख रहा आपको? दिख रहा 1। अगर हम 1 को b मान लें, 1 को b मान लें तो ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये है a का क्यूब प्लस 1। 1 का क्यूब अगर हम कर भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी b का क्यूब, a का क्यूब और b का क्यूब। ओके सर। नीचे जरा देखिएगा सर, a इंटू ए, क्योंकि हमने 1.5 को a माना है तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर। सर 1 को अगर हम स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 क्या है सर? b, तो b स्क्वायर। सर इस 1.5 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1.5 क्या था सर? a, और 1 क्या था? b, तो हम कहेंगे सर माइनस ए बी। बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला नहीं है प्यारे बच्चे? जब भी कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो इसकी रिजल्ट वैल्यू होती है ए प्लस बी। कितनी होती है? ए प्लस बी। कैसे होता है सर? अरे भैया यही तो प्रॉब्लम है ना, कैसे होता है ये आपको आना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और ये सेगमेंट तो ऑलरेडी नीचे है, कौन सा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो सर ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे सर? आप बोलेंगे सर ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा? ए प्लस बी। सर a प्लस बी में a क्या था? 1.5। 1.5 में 1 को जोड़ देंगे तो 2.5 ही तो है। यानी आपको एक बात याद रखनी थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का कंसेप्ट कभी भी दिखे, ये कंसेप्ट कभी भी दिखे, इसकी डायरेक्ट रिजल्ट वैल्यू आपको याद होनी है a प्लस बी। क्या याद होनी है? a प्लस बी। यानी a की जगह पे 1.5, b की जगह पे 1, जोड़ने पे 2.5। समझ गए? चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर बाकी क्वेश्चन हम आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए देते हैं कि आपका इंटरेस्ट जगे, आप चीज़ों को इतनी अच्छे से समझे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा 1-2 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते, बोर लगेगा आपको, है ना। तो आप 9 क्वेश्चन करके करिए, पानी वानी पीजिए ऊपर, किसी कुछ खा पी कर आइए, वापस से फिर एक सेगमेंट देखिए, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा और समझ भी आएगा आपको, है ना। क्योंकि आप भी जानते हैं 20-25 मिनट कॉन्सेंट्रेट होना आसान बात है, लेकिन 1-2 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट होना थोड़ा मुश्किल है। और आप थोड़ा बड़े हो जाइए तो फिर हम आपको बड़े बड़े वीडियोज भी दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। सवाल क्या है देखिएगा, ये देखिए कितना बच्चा सा सवाल है। कौन सा भिन्न है? भिन्न का मतलब ये 1/3 है, और ये क्या है? 3/4। 1/3 का मतलब 0.33 होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 3/4 का मतलब होता है 0.75। 0.7 के बीच कौन सा है? इनमें से कौन सा भिन्न है? तो देखो बच्चे ना, स्टार्टिंग में ही ना ये क्या पता नहीं क्या करते। अरे सबसे आसान भिन्न, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना। सबसे आसान भिन्न A B C D में सबसे आसान कौन लग रहा है तुमको बताओ?
अब बोले सर सबसे आसान जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं वो है 2/5। सर 2/5 अगर हम बात करेंगे इसका मतलब क्या है सर, या 5 से भाग लगा रहे हैं 2 को, कभी भाग नहीं दे सकता, पॉइंट लगा दो 20 हो गया, 5 चौका कितना हो गया 20, यानी पूरा पूरा कट गया, यानी 0.4, क्या 0.4 0.3 और 0.7 के बीच नहीं आता? यस सर, खत्म। तो इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आंसर नहीं होता तो आसान कौन सा है, 6/7, फिर उसको ट्राई कर रहा होता है। सर इसके बाद आसान कौन सा लग रहा है, दोनों ही आसान है सर, दोनों ही आसान है, दोनों में से कोई भी कर सकते थे, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है। तो आपको ना बच्चे बड़े बड़े क्वेश्चंस ए को फिर बी को फिर सी को ट्राई करते हैं, आपको देखना है कि ऑप्शन में सबसे आसान आपके लिए सॉल्यूशन करना कौन सा है ना। हमें लगा कि 2/5 तो 2/5 ही आंसर हो गया, अगर ये नहीं होता तो 6/7 में पाते। ये तरीका है मैथ्स को सॉल्व करने का, समझ रहे हो प्यारे बच्चे। तो चलिए इसी खूबसूरत सवाल के साथ आज की सेवा करते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी 2018 में, क्योंकि ये फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में पूछा गया पेपर में है, तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहे होंगे। चलिए नमस्कार, मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय।